हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है कि हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएँ, इंग्लिश में बदल पाएँ, क्योंकि हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं वो हिंदी में सोच रहे हैं और अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मन में करना पड़ेगा पहले, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली होने लगता, अपने आप ही होने लगता। आप जो चीज़ सोचोगे ना, धीरे धीरे आपको अपने आप ऐसा होगा कि इसे इंग्लिश में भी सोचने लग जाते हैं कई लोग। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है तो हमें उस स्टेज तक जाना है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। हम इस स्टोरी को करेंगे आज और हम देखेंगे कि इंग्लिश के कौन कौन से रूल्स आपके कैसे कैसे आप यूज़ करते हो जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुर्गे का सबक, आज की हमारी स्टोरी है ये। अगर आपके दो वर्ड्स के बीच में है का, के, की, तो मतलब मुर्गे का सबक, सबक जो है वो मुर्गे के उसमें यूज़ हो रहा है, तो वो आपका यूज़ होता है अपॉस्ट्रोफी एस करके। मुर्गा होता है चिकन। ठीक है, तो ये हो गया आपका चिकन्स। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस, चिकन्स। सबक होता है लेसन, तो चिकन्स लेसन। ये हमारी आज की स्टोरी है। एक समय की बात है। ठीक है, हम अब तक कई स्टोरीज कर चुके हैं जिसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, एक समय की बात है, और इसका मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, इसका हो गया आपका, सीधा इंग्लिश में ही लिख देते हैं इसको, तो वंस अपॉन अ टाइम, एक गांव में, इन अ विलेज। ठीक है, गांव हो गया आपका विलेज। ढेर सारे मुर्गे रहते थे। ठीक है, ढेर सारे होता है अ लॉट ऑफ। मुर्गे हो गया चिकन्स, रहते थे। लिव की सेकेंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे आपका, क्योंकि ये आपका है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, लिव्ड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो ये लिखने का तरीका होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर lived once upon a time there lived a lot of chickens in a village। ठीक है, या आप सीधा लिख सकते हो once upon a time in a village there lived a lot of chickens। ठीक है, आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, हम करेंगे once upon a time there lived a lot of chickens, a lot of chickens in a village। जैसे आपने पीछे अगर स्टोरीज देखी हो जो हमने ट्रांसलेट करी है, तो एक माया नाम की लड़की रहती थी। एक समय की बात है, एक माया नाम की लड़की एक छोटे गांव में रहती थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड माया इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है देयर लिव्ड, देयर वाज अ गर्ल नेम्ड माया, देयर लिव्ड अ लॉट ऑफ चिकन्स। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। ठीक है, कर दिया था। अब या है ये वाली चीज जो है, ठीक है, इसका मतलब है आपका ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और था है इसीलिए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। या है, ये है, या है, ये है, सॉरी इसके बीच में आपका ये नहीं आएगा, ये है। हमने वीडियो की हुई है टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और था हो जाएगा है की जगह, तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का आपका रूल क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो गांव के बच्चे ने, अ विलेज चाइल्ड। ठीक है, गांव के बच्चे ने, अ विलेज चाइल्ड हैड, किसी एक मुर्गे को। ठीक है, वन ऑफ द चिकन्स, किसी एक मुर्गे को। आप ग्रुप में से किसी को उठाओगे, जैसे इनमें से एक बच्चे को, तो वन ऑफ द चिल्ड्रन, तो किसी एक मुर्गे को, वन ऑफ द चिकन
ठीक है, यहाँ प्लूरल आएगा, वन ऑफ द चिकन्स। तंग कर दिया था, ठीक है, ट्रबल होता है तंग करना, किसी को तंग करना होता है, किसी को ट्रबल करना। इसकी सेकंड फॉर्म होगा आपका ट्रबल्ड, हैड ट्रबल्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी बल्कि अब, ठीक है। तो ट्रबल की थर्ड फॉर्म होगी ट्रबल्ड, वन ऑफ द चिकन्स। आपका पूरा सेंटेंस होगा यहाँ पे, अ विलेज चाइल्ड हैड ट्रबल्ड वन ऑफ द चिकन्स, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हमारा, चल रहा है पास्ट टेंस ही। मोस्टली आपकी स्टोरी पास्ट में ही खत्म हो जाएगी अगर पास्ट टेंस शुरू हो गया एक बार। तो डायरेक्ट स्पीच अगर कहीं यूज हो रही है, दैट इज कॉमा में, कि उसने बोला ये, उसने कहा ये, तो हो सकता है आपका वहां पे प्रेजेंट टेंस यूज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुर्गा परेशान हो गया, ठीक है। परेशान होना, परेशान होता है वरी, इसकी सेकंड फॉर्म होगा आपका वरिड। चिकन बिकेम वरिड या गॉट वरिड, ठीक है, हो गया मतलब गॉट। उसने सोचा, ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म होता है थॉट, और आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी ही थॉट। अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैं आवाज नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट मेक एनी नॉइस, आवाज यहाँ पे हो गया नॉइस, मैं आवाज नहीं करूंगा, नॉट मेक, ठीक है। सब सोते रहेंगे, एवरी वन विल कीप स्लीपिंग या रिमेन अस्लीप, सोते रहेंगे हो जाएगा आपका रिमेन अस्लीप। इसमें थोड़ी जगह कर देते हैं ताकि हम लिख पाए, एक सेकेंड। इसको हटा देते हैं, नॉट मेक तो हो गया नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, ठीक है, सब हो गया, एवरीवन सोते रहेंगे, रिमेन अस्लीप, विल रिमेन अस्लीप, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, विल रिमेन अस्लीप। तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी, ठीक है। फिर तब होता है देन, सबको, एवरीवन विल अंडरस्टैंड, समझ में आएगी, अंडरस्टैंड करना होता है समझना, विल अंडरस्टैंड मेरी इम्पोर्टेंस, माई अहमियत, सॉरी, मेरी अहमियत, माई इम्पोर्टेंस, ठीक है, सबको हो गया एवरीवन। और एंड, मुझे तंग नहीं करेंगे, तंग करना होता है छेड़ना, ट्रबल करना या बॉदर करना भी होता है, ठीक है। एंड मुझे कोई तंग नहीं करेगा, एंड दे विल नॉट बॉदर मी, ठीक है। और उसने सोचा, ये सारा आपका कॉमा में है, इसीलिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है अंदर में, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम सोच रहा है। तो हम पूरे सेंटेंस को लिखेंगे तो आपका आएगा, द चिकन गॉट वरिड, द चिकन गॉट वरिड एंड थॉट आई विल नॉट, मैं कल सुबह कोई आवाज नहीं करूंगा, आई विल नॉट मेक अ नॉइस, I will not make a noise the next morning, the next morning। सब सोते रहेंगे, everyone will remain asleep, everyone will remain asleep, then everyone, फिर सबको मेरी अहमियत पता चलेगी, then everyone will understand, then everyone will understand my importance, ठीक है। एंड मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, एंड विल नॉट बॉदर मी, यहाँ कोई नहीं है, मुझे तंग नहीं करेंगे, तो हो गया विल नॉट, करेंगे, विल नॉट, नहीं करेंगे सॉरी, विल नॉट, तंग हो गया बॉदर, तो विल नॉट बॉदर मी, ठीक है। चिकन जो है वो परेशान हो गया और उसने सोचा कि मैं कोई आवाज़ नहीं करूँगा, अगली सुबह
everyone will remain asleep, सब सोते रह जाएंगे और सबको लगेगा कि नहीं, सबको मेरी अहमियत का पता लगेगा और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। द चिकन, अगली सुबह मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, कुछ नहीं बोला। ठीक है। डिड नॉट, बोला आपका पास्ट टेंस है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका डिड यूज होता है, डिड के साथ नॉट और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बोलना हो गया आपका स्पीक या से। ठीक है, हम यहाँ से यूज करेंगे तो हम से ही लिख देते हैं। डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ हो गया एनीथिंग, नहीं हो गया नॉट। ठीक है, तो द चिकन did not say anything, did not say anything the next morning। आप द नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू में भी लिख सकते हो, द नेक्स्ट मॉर्निंग कॉमा द चिकन डिड नॉट से एनीथिंग। सभी लोग, एक सेकंड इसमें पहले ही स्पेस कर लेते हैं ताकि हम इसमें लिख पाएं सेकेंड लाइन में। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। ठीक है, सभी लोग हो गया एवरीवन। ठीक है, समय पर उठकर। ठीक है, गॉट अप ऑन टाइम एंड स्टार्टेड डूइंग, काम में लग गए। ठीक है, लग गए मतलब स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क, अपने अपने काम में लग गए तो स्टार्टेड डूइंग देयर रिस्पेक्टिव होता है अपना। ठीक है, काम हो गया वर्क। एवरीवन गॉट अप ऑन टाइम, समय पर उठ गए हो गया गॉट अप और समय पर हो गया ऑन टाइम। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि, ठीक है, इस पर ऑन दिस, मुर्गे को समझ में आ गया। ठीक है, चिकन अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि आपका पास्ट टेंस है। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। तो मुर्गा समझ गया कि दैट, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। ठीक है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। किसी के बिना, विदाउट एनीवन, कोई काम। ठीक है, एनी वर्क, नहीं रुकता तो मतलब नो वर्क स्टॉप्स। ठीक है, और सबका काम चलता रहता है मतलब कॉन्टिन्यू। ठीक है, कॉन्टिन्यू, सबका काम मतलब एवरीवन का की हमने देखा था वर्क, एवरीवन वर्क। अब एक बंदे का भी है ये, तो एवरीवन्स वर्क, एवरीवन के साथ हमेशा आपकी सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं हम ये, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। ठीक है, तो आपका ये जो चीज़ है ये प्रेजेंट टेंस में आई है क्योंकि ये आपका फैक्ट है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट में। बाकी आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में। फैक्ट वाली चीज़ें हम हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट में लिखते हैं, तो आपके पूरे सेंटेंस का होगा यहाँ पे कि एवरीवन गॉट अप ऑन टाइम एंड started doing their respective work, सब अपने अपने काम पे लग गए। on this, ठीक है, on this, इस पर, the chicken understood, मुर्गा समझ गया, understood that, कि without anyone, किसी के बिना, विदाउट एनीवन, नो वर्क स्टॉप्स, कोई काम नहीं रुकता, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। एवरीवन्स वर्क कॉन्टिन्यू, सबका काम चलता रहता है। यहाँ आएगा आपका अपॉस्ट्रोफी।
एक सेकेंड, ये नहीं, एवरी वंस वर्क कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ से हमें नैतिक शिक्षा मतलब मॉरल लेसन, ठीक है, मॉरल होता है नैतिक और शिक्षा हो गया लेसन। तो क्या शिक्षा मिलती है हमें? घमंड नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, चाहिए होता है शुड, ठीक है, नहीं हो गया नॉट, ठीक है, यू शुड नॉट बी एरोगेंट, एरोगेंट या प्राउड, ठीक है, एरोगेंट या प्राउड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलती है, ठीक है, एक सेकेंड, आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलती है। अहमियत होता है इम्पोर्टेंस, आपकी हो गया योर, लोगों को, ठीक है, पीपल, पता चलना होता है नो या फाइंड भी हो सकता है, पीपल फाइंड योर इम्पोर्टेंस विदाउट टेलिंग, ठीक है, पता चलती है, दे नो योर इम्पोर्टेंस, अहमियत पता चलती है बिना बताए, विदाउट टेलिंग, मतलब आपके बिना बताए उन्हें पता चल जाएगा। तो आपका यहाँ पे मॉरल लेसन क्या हुआ, नैतिक शिक्षा, कि यू शुड नॉट बी प्राउड, या आप बोल सकते हो एरोगेंट, कि भाई आपको घमंडी नहीं बनना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। पीपल नो योर इम्पोर्टेंस, योर इम्पोर्टेंस विदाउट यू टेलिंग देम, कि तुम्हारे बिना बताए लोगों को तुम्हारी अहमियत पता चल जाती है, ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो विदाउट टेलिंग यू, ठीक है, क्योंकि बिना बताए, मेरे को ये ज़्यादा ठीक लग रहा है कि विदाउट यू टेलिंग देम, तुम्हारे बिना बताए भी उन्हें पता चल जाएगी तुम्हारी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।